हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम हमारा वर्गीकरण जिसमें जंतु जगत के बारे में पढ़ रहे थे। तो जंतु जगत का आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हमारा जो पादप जगत है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी 5 जगत प्रणाली में एक जगत आपका जंतु जगत आपको पढ़ना होता है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जंतु जगत यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम पादप जगत पढ़ेंगे। आपको मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और जंतु जगत ये सारे हमने पढ़ा दिए। ठीक है, इसके बाद हम पादप जगत स्टार्ट करेंगे। जंतु जगत वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें आपको संघों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा जो उपसंघ होता है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको देख लें एक बार क्या पढ़ाया हुआ था। थोड़ा सा क्लास नंबर यदि आप 22 देखेंगे तो इसमें हमने पढ़ा था संघ कार्डेटा। थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि स्कूल से लंच टाइम में ये हम लेक्चर आपको दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो संघ कार्डेटा है, संघ कार्डेटा को उपसंघों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके जो उपसंघ होते हैं जैसे उभयचर हो गया, उभयचर वर्ग हो गया जिसमें मेंढक का अध्ययन हमने किया। इसके बाद मत्स्य वर्ग हो गया, इसके बाद आपका जो है सरीसृप वर्ग हो गया। तो ये सारे हमने पढ़े हुए थे। आज के सेशन में हम आपके कार्डेटा का ही एक उपसंघ पढ़ेंगे, पक्षी वर्ग। ठीक है, इसमें सभी पक्षी आ जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो ये नियत तापी जंतु होते हैं। नियत तापी का मतलब होता है बाह्य वातावरण के बाद साथ इनके शरीर का तापमान क्या बदलता नहीं है। हवा में उड़ते भी हैं और ज़मीन पर तेज़ी से चलते भी हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। पक्षी आपने देखे होंगे, किसी एक पक्षी को अपने दिमाग में लाइए और सोचिए कि उसका सिर भी होता है, गर्दन होती है और धड़ होता है। इस प्रकार से इसका संपूर्ण शरीर 3 भागों में बटा होता है। इसके बाद इनके शरीर जो है परों से ढके रहते हैं। ठीक है, फिर इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद है इनके धड़ से छोटी सी पूंछ लगी रहती है। तो इससे जैसे सीटेट में क्वेश्चन बन जाते हैं कि पक्षी के बारे में असत्य कथन बताइए या सत्य कथन, तो आपके MPTET में भी बन सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनके जबड़ों में दांत नहीं होते हैं तथा ये श्रृंगी होते हैं। इनकी अंगुलियां नखरयुक्त होती हैं। नखरयुक्त का मतलब इनमें जो है नेल्स पाए जाते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ये याद रखेंगे। इनके हृदय में केवल दाहिना महाधमनी चाप ही पाया जाता है। इनका कंकाल सरंध अथवा हल्का होता है। खोपड़ी की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा संख्या में कम होती हैं। इनमें जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होता है, मतलब एक ही होता है। साधारणतया नर में मैथुन अंग नहीं पाया जाता है और मादा में बाईं अंडवाहिनी ज़्यादा विकसित होती है और ये अंडज होते हैं। अब आपको ये हम बता चुके हैं कि अंडज क्या होते हैं और जरायुज क्या होते हैं। जो अंडों को जन्म देते हैं वो अंडज कहलाते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। तो अंडज मतलब जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और ना ही जिनके बाहर कान दिखाई देते हैं वो अंडयोज कहलाते हैं। जैसे छिपकली हो गई, इसके बाद आपका मेंढक हो गया, इसके बाद आपका कहें तो सर्प हो गया। ठीक है, कछुआ हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, अंडयोज होते हैं। जबकि जैसे कह दें मनुष्य, कुत्ता, शेर, बाघ, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, ये जरायुज होते हैं, अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर पर बाल भी होते हैं, रोम भी पाए जाते हैं और इनके कान भी बाहर दिखाई देते हैं। अब जो पक्षी है, पक्षी में आप देखेंगे कौन कौन से आते हैं, तो कबूतर, गौरैया, मैना, मोर, तोता, एमू, कीवी, ऑस्ट्रिच, ये सब आपके पक्षी होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच दिया है, ऑस्ट्रिच दौड़ने वाला एक बहुत बड़ा पक्षी है। इसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग। आपने कोशिका में पढ़ा होगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसके बाद दिया है कीवी। कीवी भी एक बहुत बड़ा दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और कीवी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एप्टेरिक्स है। ठीक है, तो याद रखेंगे कीवी कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। अबाबील तीव्रतम उड़ने वाला पक्षी है। डोडो एक विलुप्त प्राय पक्षी है जो मॉरिशस में पाया जाता है।
सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और व्यास 10 से 15 सेंटीमीटर, और जो वजन होता है वो 1.65 से 1.78 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, तो ये आपके कार्डेटा वर्ग का एक उपवर्ग हो गया, पक्षी वर्ग। अब देखते हैं अगला उपवर्ग स्तनधारी, जिसे मैमल्स वर्ग कहते हैं। तो स्तनधारी जितने भी होंगे ये सब के सब आपके बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वर्ग में जितने भी आपके प्राणी आएंगे उनके शरीर पर आपको बाल देखने को मिलेंगे और उनके कान भी बाहर दिखाई देंगे। तो इस वर्ग के जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण के ताप के साथ नहीं बदलता है। इनकी त्वचा बाल और रोमों से ढकी रहती है। इनमें बाह्य कर्ण भी उपस्थित होते हैं। मनुष्य से ही आप अंदाजा लगा लें कि मनुष्य के शरीर पर रोम भी पाए जाते हैं और उसके कान बाहर दिखते भी हैं, अर्थात क्या हुआ, जरायुज मतलब बच्चे को जन्म देगा, स्तनधारी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। इनकी त्वचा में स्वेद और तेल ग्रंथियाँ होती हैं। मादा में स्तन व दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं। यह ग्रंथियाँ रूपांतरित त्वचीय ग्रंथियाँ होती हैं। पाद अर्थात जो पैर हैं वो चलने, दौड़ने, तैरने, खोदने, पेड़ पर चढ़ने, डाल पकड़ने या उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनमें दांत जबड़ों के गड्ढों में धसे होते हैं। सामान्यतया जो दांत हैं वो दो अनुक्रम में होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। इस प्रकार स्तनधारी जंतु द्वारदंती होते हैं। तो पूछ सकते हैं स्तनधारी जंतुओं के बारे में असत्य कथन बताइए, ऑप्शन दे देंगे। स्तनधारी जंतु द्वारदंती होते हैं, मतलब इनके जीवन में दो प्रकार के दांत निकलते, दूध के दांत और स्थायी दांत। और जो स्थायी दांत हैं वो 4 प्रकार के होते। कृंतक जो काटने के लिए, मतलब जो भी कुछ हम खाते हैं उसको काटने का काम कृंतक दांत करते हैं। भेदक जो मांस काटने के काम आते हैं। अग्र चवर्णक चबाने पीसने के, और चवर्णक चबाने और पीसने के लिए। ठीक है, इस प्रकार स्तनधारी जंतु विषमदंती होते हैं। आहार नाल और मूत्र जनन वाहिनियों के छिद्र जो हैं वो भी अलग अलग होंगे। श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु होती है। इनके हृदय में भी 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, वही 2 निलय 2 आलिंद करके। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। किडनी सेम के बीच के आकार की होती है। मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती है। इनमें अंडाशय छोटा होता है। इनमें हमेशा अंतः निषेचन पाया जाता है। फिर जो आपका स्तनधारी वर्ग है इसे पुनः से 3 उपवर्गों में बांट देते। एक तो कार्डेटा वर्ग का उपवर्ग क्या हो गया, स्तनधारी, और स्तनधारी को पुनः 3 भागों में बांट देते। और ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्तनधारी वर्ग के उपवर्ग रहेंगे प्रोटोथीरिया वर्ग, फिर मेटाथीरिया वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 उपवर्ग हैं। तो प्रोटोथीरिया वर्ग है, इसमें स्तनधारी कई लक्षणों में सरीसृप के जैसे होते हैं। सरीसृप का मतलब क्या होता है, जो जमीन पर रेंग करके चलते हैं। जैसे आपका हो गया छिपकली हो गई, इसके बाद आपका सर्प हो गया, तो ये क्या होते हैं, सरीसृप। तो जो आपका जो स्तनधारी वर्ग का उपवर्ग प्रोटोथीरिया है ये कुछ लक्षणों में सरीसृप जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यह अंडे देने वाले स्तनधारी। अब आप कहेंगे स्तनधारी, अभी तो आपने बताया कि सभी स्तनधारी जो है वो जरायुज होते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं। तो हाँ, इसी का ये अपवाद स्वरूप आप मान के चलेंगे कि ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, इसीलिए इन्हें ओविपेरस कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि बताइए अंडे देने वाला, और इसी तरीके के अपवाद वाले क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो अंडे देने वाला स्तनधारी वर्ग जो है वो स्तनधारी का उपवर्ग प्रोटोथीरिया है। इस वर्ग के सदस्यों में स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, लेकिन उनमें चुचुक यानी टेस्ट्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। क्यों है ये सरीसृप के समान, क्योंकि सरीसृप जो होते हैं वो अंडे देते हैं, उसी का ये लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है। इस कारण से ही इसको सरीसृप की तरह कहा गया है। अब इसका आपको उदाहरण याद रखना है। एकिडना एक ऐसा प्राणी है जो आपके प्रोटोथीरिया वर्ग के अंतर्गत आएगा। अब आता है अगला मेटाथीरिया। तो इस उपवर्ग के जंतु ना तो अंडे देंगे और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देंगे, अर्थात अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते, बीच की स्थिति रहती है। ठीक है, उसमें कैसे अंडे के समान थे, इसमें ना तो अंडे को जन्म देंगे इस वर्ग के प्राणी, ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को, अर्थात अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। बाद में इस बच्चे का विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैली में होता है और उस थैली को मार्सुपियल थैली कहते हैं। इसके बाद है इस उपवर्ग में जंतुओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन इसके चुचुक मार्सुपियल थैली में खुलते हैं और यहीं से अविकसित बच्चे का पोषण होता है। इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। इनके शरीर का तापमान
इनके शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है और ये एक दंती होते हैं। आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, जो कंगारू है वो मेटाथीरिया वर्ग के अंतर्गत आता है। यह ना तो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देता है, मतलब ना तो बच्चे ही को जन्म देगा पूर्ण विकसित, और इसमें जो है इसका जो विकास है वो कैसे होता है इसके बच्चे का, तो माता के उदर में होता है। ठीक है, अब अगला जो उपवर्ग आता है यूथीरिया, तो याद रखेंगे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया ये स्तनधारी के उपवर्ग हैं। तो यूथीरिया में क्या होता है, इस उपवर्ग में उच्च स्तनधारी सम्मिलित होते हैं। इनमें वाह कर्ण भी होता है। इनमें भ्रूण मादा के गर्भाशय में विकसित होता है। इस उपवर्ग के मादा बच्चे पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं यूथीरिया के अंतर्गत। इनमें स्तन ग्रंथियाँ भी होती हैं और स्तनाग्र यानी टेस्टिस भी पाए जाते हैं। इनके जबड़े में दांत पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। इनमें गुदा और जनन मूत्र छिद्र अलग अलग होते हैं। खोपड़ी की अस्थियों के बीच की धारियाँ स्पष्ट होती हैं। तो मनुष्य जो है वो इसी वर्ग में आता है। अब आपको डीप में पता चल गया। वैसे तो आपको पता है कि मनुष्य एक स्तनधारी है, लेकिन स्तनधारी में भी यह क्या है, एक यूथीरिया है। क्या है, मनुष्य यूथीरिया है, क्योंकि इसमें हर चीज़ विकसित होती है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे पेंगोलिन हो गया, छछूंदर हो गया, चूहा, खरगोश, कुत्ता इसके बाद आपका बाघ, भारतीय हाथी, गधा, ब्लू व्हेल, मनुष्य और लोमड़ी, ये सब के सब क्या हैं आपके, तो ये स्तनधारी हैं। और कौन से स्तनधारी हैं, तो ये आपके यूथीरिया स्तनधारी हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारा जो जंतु जगत है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पादप जगत को स्टार्ट करेंगे, और टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण से हम डेली क्लासेस नहीं दे पाते हैं। वैसे जितना भी हमें टाइम मिलता है हम आपको क्लास देने का पूरा प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हमने जंतु जगत कहाँ से स्टार्ट किया और क्या कुछ यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, क्योंकि जंतु जगत एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और यदि आप इसे अच्छे से समझेंगे नहीं तो पढ़ने के बाद भी इसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप समझ करके पढ़िए, हर चीज़ आपकी क्लियर रहेगी। तो क्लास नंबर 17 से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्लास 17 देख लेंगे तो आपको हर एक संघ, जितने भी जंतुओं के संघ हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, याद क्या, समझ आ जाएंगी। तो क्लास 17 में सबसे पहले हमने जीवों में विविधता जो होता है इसमें जंतु जगत स्टार्ट किया। जंतु जगत जो होता है यहाँ पर हमने 10-12 लाख इसके अंतर्गत जीव जंतु आते हैं। द्वि जगत प्रणाली में सबसे पहले जंतु जगत के बारे में बताया गया। 31 संघ थे, जिसमें से हमें 11 संघों का अध्ययन करना था। फिर हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई कौन कौन से संघ होते हैं। फिर वर्गीकरण के 6 आधार, जिनको ये वर्गीकरण के 6 आधार समझ में आ गए वो सारा जंतु जगत अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि यही सारी विशेषताएं आपको हर वर्ग में देखने को मिलती हैं। तो ये एनसीईआरटी में हमारे जंतु जगत के वर्गीकरण के 6 आधार बताए। अब आप कहेंगे क्या होता है आधार, तो किस आधार पर जंतु को पोरीफेरा वर्ग में रखा, किस आधार पर जंतुओं को कार्डेटा संघ में रखा, तो ये आधार पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने जो हमारा ये क्लास नंबर 17 थी, इसमें 6 हमारे वर्गीकरण के आधार पढ़ने के बाद फिर हमने एक एक संघ को आपको पढ़ाया। सबसे पहले संघ पोरीफेरा पढ़ा, पोरीफेरा की सारी विशेषताएं बताई और इसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, ठीक है, उनके बारे में, फिर क्या विशेषता इनकी प्रमुख होती है वो आपको बताया। तो ये आप एक एक करके सारे के सारे सेशन जरूर देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जा करके, क्योंकि यदि आपका डाटा क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ जाए आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर हमने अगला संघ पढ़ा प्लेटी हेलमेंथीज, एस्की हेलमेंथीज पढ़ा। इसके बाद हमने संघ एनीलिडा पढ़ा। एनीलिडा के बाद में हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा के बाद में हमने पढ़ा था हमारा अगला मोलस्का संघ। मोलस्का के बाद में क्या पढ़ा था हमने, संघ एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के बाद में पढ़ा हमने संघ कार्डेटा। फिर जो संघ कार्डेटा है इसको पुनः से उपवर्गों में बांटा गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कार्डेटा वर्ग है इसके 3 उपवर्ग इसके 13 उपवर्ग होते हैं, जिनमें से हमने मुख्य पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर सरीसृप वर्ग आपको पढ़ाया, इसमें कौन कौन से जंतु आते, क्या विशेषताएं होती हैं। पक्षी वर्ग हमने पढ़ा, स्तनधारी वर्ग हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। यदि सेशन पसंद आए हैं तो शेयर जरूर करें और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और हौसला बढ़ाने के लिए जब आप लाइक करते हैं तो हम और अच्छा मैटर लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, और यदि आपका कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।